तो देखिए, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस जेड इफ जेड सेटिस्फाइज मॉड जेड माइनस 4 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2। ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखा था, आप इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का जनरल केस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई जेड वगैरह एलिमिनेट तो होने नहीं जा रहा, हमें मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या होता है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, इसका मॉडुलस क्या होता है लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस आर माइनस z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब यहाँ z1 माइनस वाला यूज कर लेते हैं, प्लस माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे माइनस वाला लिख लेते हैं। ये है जनरल प्रॉपर्टी, इसमें से जिसकी जरूरत हो रही उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है जेड माइनस 4 अपॉन जेड, यहाँ क्या आएगा मॉडुलस जेड माइनस 4 अपॉन जेड का मॉडुलस, इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस जेड प्लस 4 अपॉन जेड का मॉडुलस। ठीक है, एक से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू रख दें 2, नहीं एक से कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी ना, सारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 4 अपॉन मॉडुलस जेड ये हो गया 2 लेस देन इक्वल टू मॉड जेड प्लस 4 अपॉन मॉडुलस जेड। अब अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इससे क्या आएगा मॉडुलस जेड प्लस 4 अपॉन मॉड जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को अगर सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस जेड स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड जेड। इसको इधर ले आओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो मॉड जेड माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव प्लस 3 ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज ट्रू, तो यहां से कोई वैल्यू नहीं आ रही, ये तो हमेशा ट्रू ही रहेगा, ये केस ऑलवेज ट्रू है। अब इस केस को लीजिए, ये इक्वलिटी ना 2 या तो इससे लेस होगा, तो 2 तो इससे हमेशा लेस है, या एम से भी देख सकते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बाई 2 लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो 2 से तो ऑलवेज ग्रेटर है, मॉड पॉजिटिव वैल्यू। और इस पार्ट को आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना है मॉडुलस जेड माइनस 4 अपॉन मॉडुलस जेड लेस देन आर इक्वल टू 2 मॉड इसका। इसके लिए ये बताओ मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखा हो तो एक्स क्या होता है -2 से 2, तो यही केस यहाँ लगाते हैं, तो -2 लेस देन इक्वल टू मॉड जेड माइनस 4 अपॉन मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू 2। ये मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू था, एक्स आ गया -2 से +2, मॉड जेड से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया -2 मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2 मॉडुलस जेड। यहां भी फिर से दो इनइक्वालिटी आ गई, तो दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस ये ले लेते हैं मॉडुलस जेड स्क्वायर -4 -2 जेड इधर ले आओ प्लस 2 जेड 2 मॉडुलस जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मॉडुलस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर -5 को उधर ले आओ या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मॉड की वैल्यू नेगेटिव तो होगी, तो लेस देन आर इक्वल टू जो नेगेटिव आ रहा है उस केस को छोड़ सकते हो आप, तो मॉड जेड प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू √5, तो मॉड जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू √5 माइनस 1। ये अब सेकंड केस को सॉल्व कर लो, एंड सेकंड केस क्या है मॉड जेड स्क्वायर -4 लेस देन आर इक्वल टू 2 मॉडुलस जेड, तो -2 मॉडुलस जेड लेस देन आर इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, इसे मॉडुलस जेड -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5, मॉडुलस जेड -1 क्या आ गया -√5 से +√5 तक, तो मॉड जेड की वैल्यू आ गई है √5, 1 माइनस √5 से 1 प्लस √5 तक, √5 प्लस 1 तक। इन दोनों वैल्यूज में कॉमन वैल्यूज ले लीजिए, वो आंसर आ गया। देखिए यहां से तो ऑलवेज ट्रू था, ये दोनों केस है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो √1 माइनस √5 और √5 माइनस 1 में कौन जुड़ा हुआ √5 माइनस 1, ये तो वैल्यू नेगेटिव से लेके √5 प्लस 1 तक, तो जेड की वैल्यू मॉड जेड आ गया है √5 माइनस 1 से √5 प्लस 1, ये है मिनिमम, ये मैक्सिमम। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नोट कर ले।
कर लीजिए सभी लोग और देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है इसको। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस z सेटिस्फाइज mod z minus 4 upon z is equal to 2। पहले हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई जनरल, z को तो z1 को z लिया, z2 को 4/z लिया। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, इससे सभी रियल नंबर आ रहे हैं। इसको सॉल्व किया अलग से, ये फर्दर दो इनइक्वालिटी में ब्रेक हो गई, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, उससे मॉड z की वैल्यू निकाली। बस कैलकुलेशन है। उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी था, अब उसको ब्रेक करके सॉल्व किया जा रहा है। इसको सॉल्व किया और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, ये आंसर है। किसी में कैलकुलेशन कम, किसी में ज्यादा हो सकती है, कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। If a complex number z is rotated by an angle alpha in anti-clockwise direction, with respect to origin, then new complex number will be z into e raised to the power iota। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के अबाउट रोटेट करने का मतलब ओरिजिन से उस लाइन पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए और उस लाइन को रोटेट करिए एंगल अल्फा से। देखिए क्या इसका मतलब है, बेटा जो ये जो जेड है कॉम्प्लेक्स प्लेन और एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट पी से रिप्रेजेंट होता है। इस जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट पी बना लिया, इसको जब हम ओरिजिन से ज्वाइन किए ये बना ओपी। अब हम इस ओपी को अगर रोटेट करते हैं तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट किया कितने एंगल से, एंगल अल्फा से। तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर z1 होगा वो क्या होगा, z into e raised to the power iota अल्फा होगा। क्यों होगा ये अभी देख लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग अभी देखते हैं, पहले पॉइंट लिख लें। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, रोटेट कर रहे हैं। ओपी को केवल रोटेट किया गया, प्योर रोलिंग हो रही, ट्रांसलेशन नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब लेंथ चेंज नहीं हो रही। ओपी और ओक्यू दोनों की लेंथ सेम है, ओपी और ओक्यू की दोनों की लेंथ सेम है। उस केस की बात कर रहे हैं हम लोग। मान लेते हैं इसका मॉडुलस आर है और ये एंगल पहले इसका आर्गुमेंट थीटा था, तो लेट जेड बराबर हम क्या ले सकते हैं, आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। जेड को मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में एज्यूम किया जा सकता है कि इसका मॉडुलस आर था, आर्गुमेंट थीटा था। देयरफॉर z1 जो होगा मॉडुलस तो वही रहेगा क्योंकि केवल रोटेशन हुआ है, लेकिन आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। आर्गुमेंट अब इसका कितना हो गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में है तो अब आर्गुमेंट यहां से देखना हम लोग थीटा प्लस अल्फा हो गया। तो हम इसको ले जाते हैं, जैसे इसको या तो इसमें से डिवाइड कर लो, देयरफॉर z1 अपॉन z की वैल्यू कितनी हुई, e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा। फॉर्मूले को हम ऐसे लिखते हैं z1 बाई z e पावर आयोटा थीटा कैंसिल, या फिर z1 इज इक्वल टू z e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा। नोट करिए
कोई डाउट है? लेकिन अब कोई कह सकता है कि सर आपने इसमें रोटेशन किया था केवल, जो रोटेशन रोलिंग था, ट्रांसलेशन भी करने तो मतलब लेंथ इक्वल ना हो तो हमने इस ओपी को रोटेट तो किया ही एंगल अल्फा से, लेकिन इसको पकड़ के थोड़ा सा खींच भी दिया कि लेंथ इक्वल नहीं है। ये ओपी इज नॉट इक्वल टू ओक्यू। डायग्राम वही है। मान लीजिए ये Z1 है और ये Z2 है। इसका मॉडुलस R1 था, आर्ग्यूमेंट थीटा था, ये R2 था, आर्ग्यूमेंट अब थीटा प्लस एल्फा हो। तो OP बराबर OQ ना हो, मतलब लेंथ अगर सेम नहीं है तो देखिए Z1 अगर आप लेते हो R1 e पावर आयोटा थीटा यहाँ पे, तो Z2 कितना होगा? R2 e पावर आयोटा थीटा प्लस एल्फा। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे, देयरफॉर Z2 अपॉन Z1 क्या बनेगा? R2 अपॉन R1। मैंने इसमें से ये डिवाइड किया R2 बाई R1 e पावर आयोटा एल्फा, यही है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ R2 बाई R1, R1 R2 बराबर होंगे तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन जाएगा। मॉडुलस अगर सेम हो गया तो इसी का जनरल केस हो गया एक तरह से। R2 को आप क्या ले सकते हो? मॉडुलस Z2, तो आप यहाँ मॉडुलस Z2 अपॉन मॉडुलस Z1 इनटू e पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हो। तो जो भी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है एक तरह से उसका मॉडुलस है, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डिवीजन है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले साइड के बीच का एंगल है। और अगर आप यह देखें तो डिनोमिनेटर से जो साइड बन रहे हैं उससे न्यूमरेटर की तरफ जा रहा है, तो उसकी अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज होती तो माइनस होता या अल्फा की जगह। ये रोटेशन हमने किसके अबाउट किया है? ओरिजिन के अबाउट। ओरिजिन की जगह हम कोई पॉइंट और ले लें जिसके अबाउट ये रोटेशन लिखो। देखिए डायग्राम से ही आप जब कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट R है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z3, ये पॉइंट P है Z1। इसको R के अबाउट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करें एंगल अल्फा से, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मिल रहा है। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ PR बराबर QR है, PR इज इक्वल टू QR है पॉइंट R के अबाउट रोटेशन। तो क्या लिखेंगे हम लोग? Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। देखिए ये Z3 जीरो होगा, ये Z2 अपॉन Z1 है, Z1 बाई Z जो लिखा था हमने ओरिजिन की वॉट वो बन जाएगा। Z3 जीरो होगा तो आप यहाँ माइनस जीरो लिख लो। तो जो कॉमन वर्टेक्स है Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, देखिए उसका साइन सेम है, दोनों में माइनस Z3 लिखा है। आप माइनस कॉमन लिख करके Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 भी लिख सकते हो। जो कॉमन वर्टेक्स है वहां पे उसका साइन सेम होगा, वहां पे आपको ये साइन बनाना है Z2 माइनस Z3। फिर आप Z3 माइनस Z2 नहीं वन नहीं बनाओगे, इस बात का ध्यान रखना। Z2 माइनस Z3 बनाएंगे तो यहाँ Z1 माइनस Z3 बनाना कॉमन वर्टेक्स पर। ठीक है, मॉडुलस इनका सेम है तो कुछ और नहीं लिखना है। e पावर आयोटा, e पावर आयोटा अल्फा। अब पॉजिटिव नेगेटिव जब हम दूसरे डायग्राम रहेंगे तो वहां पे हमें ये भी देखना है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो कैसे देखना है? हमेशा जो डिनोमिनेटर में साइड बन रही है उससे न्यूमरेटर वाली साइड पे जाओ। तो Z1 माइनस Z3 साइड है और ये Z2 माइनस Z3। तो ये देखो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो प्लस लिखो, क्लॉकवाइज में है तो ये हम माइनस लिखो। और यही रोटेशन के साथ साथ
फिर भाई ट्रांसलेशन हो जाए अलग, लेंथ सेम नहीं हो। लास्ट मोस्ट जनरल केस, P ये Z1 है, ये R Z3 Q Z2 है, ये एंगल अल्फा है, PR QR के इक्वल नहीं, PR QR के इक्वल नहीं, तो उस केस में देखें फिर वैसे ही Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, कॉमन वर्टेक्स Z3 हो, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, तो बराबर हम क्या लिखेंगे, इनका मॉडुलस भी लिखेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस अगर 1 है तो यहाँ R की वैल्यू 1 लिखी जा रही है, मतलब ये मॉडुलस सेम है। अभी हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस Z2 माइनस Z3 अपॉन मॉडुलस Z1 माइनस Z3, ये है मॉडुलस Z2 माइनस Z3, ये QR है और ये PR इनटू e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा, अगेन अल्फा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाली साइड देखनी है आपको। अब यही देखिए, मॉडुलस अगर सेम हुआ तो ये थर्ड केस बन गया, मॉडुलस सेम नहीं है, Z3 0 है तो सेकंड केस बन गया, मॉडुलस भी सेम है और Z3 ओरिजिन पर है तो फर्स्ट केस बन जाएगा। मतलब इससे सभी केसेस लिख सकते हैं। वैसे ज्यादा क्वेश्चंस रोटेशन पर रहते हैं, मतलब ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, जनरली मॉडुलस इक्वल ही रहता है ज्यादातर क्वेश्चन। यही है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब तो रोटेशन टॉपिक क्लियर हो गया आपका। चलो क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा जो नहीं समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड सॉरी लेट z is equal to 1 plus iota, find the complex number obtained by rotation of z with respect to origin by an angle pi by 2 in anti-clockwise direction. z एक नंबर है 1 प्लस आयोटा। अब हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए अगर हम z का रोटेशन करें पाई बाई 2 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वन माइनस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा या नहीं, आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा। वन माइनस आयोटा तो क्लॉकवाइज में आएगा। देखो z है 1 प्लस आयोटा, इसको रोटेट किया सर वो हमने ऐसे करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ क्लॉकवाइज में आएगा वो पाई बाई 2 इधर, और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस लिखना है। आपको ये डायग्राम बनाने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर z1, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 will be z into e raised to the power iota alpha, मतलब iota pi by 2, z क्या तो z ये e power i pi by 2 मतलब cos pi by 2 plus iota sin pi by 2, cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, ये क्या हो गया iota z। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो डायरेक्ट कि अगर z को 90 डिग्री से रोटेट करते हैं आयोटा z हो जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज में। इसको लिखोगे आयोटा z की वैल्यू अब क्या है 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करो तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया माइनस 1 प्लस आयोटा। सिंपल, फर्स्ट पार्ट पे था रोटेशन है और इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, z1 z2 z3
आर द वर्टाइसेस ऑफ equilateral triangle inscribed in circle modulus z is equal to 2. Mr. If z1 is equal to 1 plus root 3 i1, find z2 and z3. Then find z2 and z3. z2 और z3 कैलकुलेट करें. मैं इसको z1 z2 z3 वर्टाइसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल की. शिवेंद्र क्या आंसर बता रहे हो? डैश डैश डैश. नहीं समझ लो इस क्वेश्चन को. डायग्राम बना लीजिए पहले. मॉडुलस z इक्वल टू 2 क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है. यही तो होगा. शिवेंद्र कितने स्टूडेंट सेंटर पर हैं? 2 बच्चे हैं बेटा. देखिए मॉडुलस z इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? सेंटर 0, 0 है, रेडियस 2 यूनिट है ना. तो रेडियस 2 है. ऐसे है प्लस लाइन पे बनाने की जरूरत नहीं. रेडियस 2 यूनिट है, सेंटर 0 है और z इक्वल टू ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट. अब क्या कहा है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इसमें इंस्क्राइब. देखा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें आ रहा है. z1 z2 और z3. z1 दिया है 1 प्लस रूट 3 आएगा. z1 है 1 प्लस रूट 3 आएगा. इस ओरिजिन को ज्वाइन कर दो z1 से. अब तो ये एंगल 60 डिग्री है इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये एंगल 360 है. ये एंगल कितना होगा? 120. मतलब ये एंगल होगा 2 पाई बाई 3. ये लेंथ सभी क्या है? इक्वल. रेडियस है सर्कल की. OA लिखो या OB लिखो या OC लिखो, सभी रेडियस है सर्कल की. मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ OA को कितने एंगल से रोटेट करें? OA को रोटेट करें 2 पाई बाई 3 से. तो क्या मिल जाएगा? ओरिजिन के बाद z2 मिल जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में. और यही 2 पाई बाई 3 से रोटेट कर लें क्लॉकवाइज में तो z3 मिल जाएगा. z1 माइनस z3 को कर सकते हैं. जरूरत z1 को ही कर लो.
इधर करोगे 120 2 पाई बाय 3 तो Z2 मिल जाएगा, इधर करोगे 2 पाई बाय 3 तो Z3 मिल गया, तो दोनों मिल गए, एक ही रोटेशन है। हम ये कर सकते हैं देयरफॉर डायग्राम से क्लियर है, Z2 बराबर क्या होगा Z1 e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 एंड Z3 बराबर क्या होगा Z1 e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 माइनस 10। बोलिए ये तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। Z1 की वैल्यू 1 प्लस रूट 3 आयोटा है, e पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3 होगा, cos 2 पाई बाय 3 माइनस 1 बाय 2 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2, 1 बाय 2 तो एलसीएम हो गया, या माइनस 1 बाय 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट 3 आयोटा इनटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा आ जाएगा, z इनटू z बार मॉडुलस z स्क्वायर होता है, या मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 बाय 2 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो 1 प्लस 3 कितना आ गया माइनस 2। इस माइनस 2 का आप माइनस 2 प्लस आयोटा इनटू 0 लिख सकते हो, और वो जो पॉइंट होगा माइनस 2 का 0 Z3 निकालो ऐसे ही, बोलो कोई डाउट है बनाइए Z3, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, देखिए कैलकुलेशन ठीक आ रही है कि नहीं, बाकी मेथड तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो बस यही फर्स्ट स्टेप है, बस उसके बाद कैलकुलेशन करनी है थोड़ी। बनाएंगे इसको क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट Z3। Z1 कितना था 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और e पावर माइनस आई अल्फा क्या होता है cos अल्फा माइनस आयोटा sin अल्फा cos 2 पाई बाय 3 माइनस 1 बाय 2 माइनस आयोटा sin 2 पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2। चलो इसको सिंपलीफाई आंसर मिल जाएगा, यहां से माइनस 1 बाय 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट 3 आयोटा इनटू 1 प्लस रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस 3 आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 आई माइनस 2 इसे मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस रूट 3 आई, ये आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया Z2 एंड Z3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, एक Z1 Z2 Z3 are vertices of an isosceles right angled triangle with right angle at Z2 with right angle at Z2, then prove that Z1 square plus 2Z2 square plus Z3 square is equal to 2Z2 into Z1 plus Z3। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Z1, Z2, Z3 are vertices of an isosceles right angle triangle, जिसमें राइट एंगल कहाँ मिल रहा है Z2, तो हमें Z1, Z2, Z3 में ये रिलेशन कैलकुलेट करनी।
ओके ओके देखिए क्या है Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 और vertices of an isosceles right angle triangle जहाँ राइट एंगल का है Z2 है ना आइसोसेलेस है तो मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल तो हम कह सकते हैं कि इस साइड को Z2 के अबाउट अगर रोटेट करेंगे Z3 मिलेगा इसे बोल सकते हैं Z3 Z2 यहाँ रोटेशन हो रहा है इस वर्टेक्स का अबाउट Z2 हो रहा है ओरिजिन के अबाउट हो रहा है तो Z3 Z2 अपॉन Z1 Z2 A1 Z2 बराबर इनका मॉडुलस सेम है e raised to the power iota तो मॉडुलस सेम है तो 1 हो गया इनटू e raised to the power iota अल्फा होता है तो अल्फा है पाई बाय 2 अब ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर रखेंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ये क्या आ रहा है प्लस इस डायग्राम के लिए आ रहा है कोई कहे कि मैं डायग्राम यहां Z1 यहां Z3 लिखता दूं तो माइनस आ जाता है मतलब दोनों ही केस में आंसर आपका सेम आना चाहिए प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो आइदर प्लस होगा या माइनस वो तो डायग्राम मैंने यहां Z1 बनाया कोई कहे यहां मैं Z1 बना दूं इधर Z3 बना दे तभी तो यहाँ पर e पावर प्लस आर माइनस पाई बाय 2 लिखो cos पाई बाय 2 0 प्लस आर माइनस प्लस लिखने प्लस आएगा माइनस लिखने माइनस आयोटा sin पाई बाय 2 तो ये प्लस या माइनस आयोटा आएगा इसकी वैल्यू अगर प्लस आएगा या माइनस आएगा लेकिन आयोटा हमें आंसर आयोटा में चाहिए Z1 Z2 में चाहिए तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ हो गया Z3 Z2 का स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर -1 इनटू Z1 Z2 का स्क्वायर बस ये आंसर सिंप्लाई करें ये आ गया Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस -2 Z2 Z3 बराबर यहाँ आएगा माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z स्क्वायर वाला टर्म निकाल लो ये आ गया Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर और ये माइनस टर्म इधर ले जाओ इसमें से 2 Z2 कॉमन हुआ ब्रैकेट में आ गया Z1 प्लस Z3 ये तो रियल है देखें सॉल्यूशन बताइए कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z2 या फिर इसी को आप ऐसे ले सकते हैं 1 upon Z2 minus Z3 plus 1 upon Z3 minus Z1 plus 1 upon Z1 minus Z2 is equal to 0 and if Z naught is its circumcenter Z naught is its circumcenter then prove that one upon Z2 minus Z3 plus 1 upon Z3 minus Z1 plus 1 upon Z1 minus Z2 is equal to 0. Sorry, ये तो वापस वही लिख दिया ना. Then prove that. Then prove that 3Z0 square is equal to Z1 square plus Z2 square plus Z3 square. ये कुछ. फर्स्ट पार्ट पहले करें. ये दोनों सेम ही है और इसमें एलसीएम जो सेकंड लोगे एलसीएम लोगे तो ये फर्स्ट आ जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 4, बनाइए सभी लोग इसको, डायग्राम बना ले पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और फिर देखें रोटेशन उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। Z1, Z2, Z3 are vertices of an equilateral triangle. बना लें इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसलिए ना Z1, Z2, Z3 सभी एंगल क्या होते हैं इसमें 60 डिग्री पाई बाई 3 और सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो कोई भी दो वर्टेक्स ले लें, उसके अबाउट रोटेशन या पहले स्टार्ट कर लें एक वर्टेक्स से। मान लीजिए मैं इस Z2 के अबाउट रोटेशन देखता हूँ, तो ये BC को पाई बाई 3 से रोटेट करो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस Z2 के अबाउट रोटेशन क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 होगा। देखो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, दोनों की लेंथ इक्वल, तो बराबर लिखेंगे e रेज़ टू द पावर आयोटा पाई बाई 3। हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एक और ले लो, हम ये Z1 के अबाउट ले लेते हैं, ये Z3 के अबाउट ले लो, कोई भी ऐसे ले लेते हैं। ये BC रोटेट करोगे ये बन जाएगा, Z3 के अबाउट लोगे तो लिखोगे Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, C के अबाउट ले रहे हैं। देखो ठीक है, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, लेंथ तो बराबर है, बराबर e पावर आयोटा, एंगल है पाई बाई 3। अब प्लस या माइनस और लिखना है। यहाँ देखो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस। अब आंसर e पावर i वगैरह में नहीं, तो हमें उसको एलिमिनेट करना है, Z1 Z2 Z3 में लेके आना है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो e का पावर क्या आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर 0 आएगा, दैट विल बिकम 1। तो 1 into 2 करिए, ये आ गया Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 into Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये रिजल्ट आ जाएगा, और सेकंड रिजल्ट तो एलसीएम लोगे वही हो जाएगा। बस अब इसके बाद ये पार्ट करेंगे, पहले एलसीएम ले लीजिए, कहां से आ जाएगा Z1 स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 माइनस Z3 Z2, आरएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस 2 Z2 Z3। अब इसको ले आओ एलएचएस में और बाकी इन टर्म्स को ले जाओ आरएचएस में। ये आ गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z2। और ध्यान रखिए ये जो फर्स्ट रिजल्ट है ये याद रखने लायक भी है। याद रखने लायक है मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं आप, तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या Z1 Z2 Z3 अगर वर्टाइसेस हो इक्विलैटरल ट्रायंगल के, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z2। ओके, और सेकंड पार्ट इसका बनाइए, ये दोनों तो सेम है। सेकंड पार्ट बनाइए, इफ Z0 इज सर्कमसेंटर, Z0 इसका सर्कमसेंटर है, तो प्रूव दैट 3Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर।
ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये बताइए, सरकम सेंटर की बात करें, सरकम सेंटर हो या सेंट्रॉयड हो या इन सेंटर हो, आर्थो सेंटर हो, सब कोइंसाइड कर जाते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सरकम सेंटर हो या सेंट्रॉयड हो, दोनों सेम होते हैं, मतलब सरकम सेंटर जेड नॉट है, इसका मतलब सेंट्रॉयड भी जेड नॉट। और जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते हैं वैसे ही वेक्टर में, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर वर्टाइसेस पता है आपको z1 z2 z3, तो सेंट्रॉयड क्या होता है, z1 + z2 + z3/3, therefore z0 will be z1 + z2 + z3/3। हमें यहाँ 3z0 स्क्वायर चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देते हैं, तो 3z0 का स्क्वायर 9z0 स्क्वायर आएगा, बराबर इसका स्क्वायर होगा a + b + c का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab + bc + ca। ठीक है ना, और अभी हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है कि z1 z2 + z2 z3 + z3 z1, मतलब ab + bc + ca क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर ही, और z1 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर + z3 स्क्वायर, ये 2 टाइम्स + 1 टाइम्स कितना आ गया, 3 टाइम्स z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर + z3 स्क्वायर, दोनों तरफ से 3 कैंसिल करोगे तो आंसर आ गया 3z0 स्क्वायर बराबर z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर + z3 स्क्वायर। ये रिजल्ट था, नोट कर लीजिए। किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, फोर्थ में कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, नोट कर लेंगे सॉल्यूशन, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ जेड आर, आर की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 6, और वर्टाइसेस are regular hexagon, then prove that summation r is equal to 1 to 6 z r square is equal to 6 z naught square, where z naught is circumcenter of hexagon। z naught क्या है, circumcenter है हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन है जिसके वर्टाइसेस हैं जेड आर, मतलब r1 2 3 रखोगे तो z1 z2 z3 z6। बनाए डायग्राम और उससे ऑब्जर्व करके इस क्वेश्चन को बनाइए, कॉन्सेप्ट और बेस्ड बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की हेल्प से ये बना लेंगे आप, कैसे इसकी हेल्प लेंगे लास्ट क्वेश्चन की वो भी देखते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ एक हेक्सागन है
जिसके वर्टाइसेस है Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6, ठीक है 6 वर्टाइसेस। रेगुलर है, सभी साइड्स इक्वल है। अगर हम रेगुलर इंटरवल पे मान लो Z1 के बाद Z3 को ज्वाइन करें, ये दोनों साइड्स इक्वल है, फिर Z3 के बाद Z5 को ज्वाइन करें, तो ये AC और CE बराबर होंगे, ये सब साइड्स इक्वल है, सब एंगल इक्वल है। ऐसे ही AE भी इक्वल होगा, ओके। और इन ये रेगुलर हेक्सागन है, तो जो इसका सेंटर है वही इस ट्रायंगल का भी सेंटर होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है Z1 Z3 Z5, जिसका सर्कम सेंटर सेंटर या सेंट्रॉइड क्या है Z0 है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया था, 3Z0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो यहाँ पे Z1 फिर Z3 है फिर Z5 है, हम लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर सकते हैं इसके लिए। ऐसे ही हम Z2 Z4 और Z6 को अगर ज्वाइन करें तो अगेन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, और फिर से उसका सेंटर Z0 होगा। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए BDF के लिए भी एक पार्ट अप्लाई कर सकते हो, 3Z0 स्क्वायर बराबर Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर। ऐड करो तो देयरफॉर 6Z0 स्क्वायर विल बी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर अप टू Z6 स्क्वायर। ये पूरा है, दैट इज समेशन R is equal to 1 to 6 ZR स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन नंबर 5, कोई भी डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 में बोलिए जिनको भी डाउट है। फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखे, if Z1 and Z2 are the roots of equation Z square plus PZ plus Q is equal to 0, where P and Q may be complex number। यहाँ P Q कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं जो ऑप्शन है। Let A and B represents, let A और B जो पॉइंट है that represents Z1 and Z2। If angle AOB is equal to alpha, that is not equal to 0, and OA बराबर होगी, तो OA और OB इक्वल है, where O is origin, O is origin, then prove that P square is equal to 4Q cos square alpha by 2। जेई का ओल्ड क्वेश्चन है, जेई एडवांस क्या कर सकते हैं, आईआईटी जेई का P square is equal to 4Q cos square alpha by 2। ज्यादा पुराना है जब प्रूफ दैट वगैरह क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चन नंबर 6, Z1 Z2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, जहां कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। Z1 Z2 जो रूट्स हैं उनको A और B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगल AOB अल्फा है, वो ओरिजिन है, OA OB के बराबर है, तो हमें ये रिलेशन कैलकुलेट करना आसान है। रोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बनाइए और उनसे ऑब्जर्व कीजिए क्या
कैलकुलेट करना है इसमें। Now listen, question number 6. बना ले एक पॉइंट Z1 और एक Z2। Z1 A से Z1 रिप्रेजेंट हो रहा है, B से Z2 O ओरिजिन, और ये एंगल OAB, यही एंगल अल्फा है। ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। Z1 Z2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक के, तो हम ये बोल सकते हैं Z1 प्लस Z2 कितना होगा, -B। Z1 Z2 जो होगा, एक इंफॉर्मेशन ये फर्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, जहां जरूरत होगी वहां लिख लेंगे। PQ में आंसर चाहिए। फिर AB से रिप्रेजेंट कर दिया, OA बराबर OB है, ये दोनों की लेंथ बराबर है। अब ये प्रूव करना, देखो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई, व्हाट इज गिवन उसके अकॉर्डिंग बना लिया। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग, OA को रोटेट करें एंगल अल्फा से तो OB मिल जाएगा। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, Z2 बराबर Z1 या Z2 बाई Z1 बराबर क्या होगा, e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा Z2 - 0 अपॉन Z1 - 0। ठीक है, बोलिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे e पावर आई अल्फा होता है cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, हमें PQ में आंसर चाहिए और अल्फा में चाहिए, अल्फा बाई 2 में। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, इसमें 1 ऐड किया, क्या फायदा है 1 ऐड करने से, 1 प्लस cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करो, या फिर आप यहीं पे अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट कर लो, जो -1 आएगा उसको इधर ले आओ, प्लस आयोटा इनटू 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1, अब Z1 प्लस Z2 माइनस P, तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बाकी कॉन्सेप्ट तो ये लग गया, अब उसमें कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ये देख रहे हैं। याद देखो 2 cos अल्फा बाई 2 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या मिला, cos अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा sin अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा sin अल्फा बाई 2 क्या लिख सकते हो, 2 cos अल्फा बाई 2 e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा बाई 2, ऐसे लिख सकते हो। अब वापस आंसर देखो, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, 4 है, e पावर e नहीं है, उसको एलिमिनेट करना है। वो आगे एलिमिनेट होगा तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ p स्क्वायर, यहाँ माइनस p आएगा, स्क्वायर करें तो दोनों साइड स्क्वायर कर देना चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिल जाएगा हमें, Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 स्क्वायर बराबर 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इनटू e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा। e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आई, देखो e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, Z2 अपॉन Z1। अब ये Z1 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक Z1 कैंसिल, क्या आ गया, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इनटू Z1 Z2। अब इसकी वैल्यू रखो, Z1 प्लस Z2 की जगह लिखोगे माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर, और Z1 इनटू Z2 की जगह q लिखोगे तो ये आ गया 4q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आंसर नोट करिए, देख ले सभी स्टेप्स, कोई भी डाउट है तो बताइए। p स्क्वायर इक्वल टू 4q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, नोट करें।
रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड ये क्वेश्चन हम लोग किए। नेक्स्ट आर्टिकल है लोकस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इसमें।